कार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब प्रश्न उठ रहा है कि लक्षणा क्यों मानी जाती है। शक्ति वृत्ति से अगर काम चल जाए तो लक्षणा वृत्ति को क्यों स्वीकार किया जाता है, लक्षणा के मानने का कारण क्या है, यानी किस स्थल पर लक्षणा मानी जाएगी। संप्रति लक्षणा बीजम आह। अब कहते हैं इस समय लक्षणा का जो कारण है, किस कारण से लक्षणा मानी जाती है, उसको कह रहे हैं मूलकार लक्षणा बीजम। तो लक्षणा का कारण क्या है, तात्पर्य अनुपत्ति एवं न तो अन्वय अनुपत्ति। कहते हैं वक्ता का जो तात्पर्य है उस तात्पर्य की उपत्ति युक्ति युक्त पूर्वक सिद्ध नहीं हो पाता है, तब वहां लक्षणा मानी जाती है। न्यायिक जो कहता है अन्वय की अनुपत्ति, कहते हैं पदार्थों में अन्वय नहीं होना ही क्या है, तात्पर्य की क्या है, लक्षणा का बीज है। कहते हैं ऐसा कथन ठीक नहीं है कि गंगायाम घोष में गंगा का घोष के साथ अन्वय नहीं हो सकता है। ये न्यायिक कहता है कि गंगा का घोष के साथ अन्वय नहीं हो सकता है, इसलिए अन्वय की अनुपत्ति होने के कारण वहां पर लक्षणा करनी पड़ती है। सिद्धांती कहेंगे नहीं नहीं, वहां पर तात्पर्य की अनुपत्ति हो रही है, इसलिए वहां पर क्या करना चाहिए, लक्षणा स्वीकार की जाती है। पहला सिद्धांतिक दृष्टांत देखो, काकेभ्यो दधि रक्षताम। कहते हैं कौवे से दधि की रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं यहाँ अगर अन्वय की अनुपत्ति के कारण से लक्षणा मानने चलोगे तो नहीं मान पाओगे, क्योंकि यहाँ अन्वय तो हो ही रहा है। काकेभ्य का दधि के साथ रक्षिताम आदि, कौवों से क्या है, दधि की रक्षा करो। यहाँ तो पदों में परस्पर अन्वय हो रहा है, ठीक ने। यहाँ अन्वय की अनुपत्ति था ही नहीं, यहाँ तात्पर्य की अनुपत्ति है। तात्पर्य वक्ता तात्पर्य क्या है कि दधि की रक्षा करो, चाहे कौवा हो चाहे कौवा से कोई भिन्न हो, जो दधि के उपघातक हैं उन सबसे उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये वक्ता का तात्पर्य है। तो तात्पर्य की अनुपत्ति मानने पर यहाँ कोई दोष नहीं आएगा, अन्वय की अनुपत्ति मानने पर यहाँ पर दोष आएगा, क्योंकि अन्वय तो यहाँ हो ही रहा है, अन्वय की अनुपत्ति है नहीं, तो फिर लक्षणा क्यों मानोगे, था लक्षणा यहाँ पर नहीं मानी जा सकती है। टीकाकार लिखते हैं ननु अन्वय अनुपत्ति तद बीजत्वा भावे कथम गंगायाम घोष इति यत्र लक्षणा इति आशंका। कहते हैं अन्वय की अनुपत्ति जो है तद बीजत्व भावे, लक्षणा के बीजत्व का, लक्षणा के मानने का कारण न मानने पर गंगायाम घोष, यहाँ पर क्या है, अन्वय की अनुपत्ति को ही दिखा करके लोग लक्षणा मानते हैं, क्योंकि गंगायाम घोष में गंगा का जो गंगा पद का अर्थ क्या, प्रवाह है। उस प्रवाह का घोष के साथ अन्वय हो नहीं सकता, प्रवाह में तो घोष रहता ही नहीं है, प्रवाह में घोष नहीं रहता, इसलिए अन्वय की अनुपत्ति होने के कारण से यहाँ पर क्या लोग मानते हैं, लक्षणा मानते हैं। आप कह रहे हो तात्पर्य अनुपत्ति करते हैं, तात्पर्य अनुपत्ति यहाँ है नहीं। इसका उत्तर देते हुए सिद्धांति ने कहा कि गंगायाम घोष मूल में गंगायाम घोष इत्यादि तात्पर्य अनुपत्ति संभवा। कहते हैं गंगायाम घोष इस स्थल पर अपी से ले लेना अन्वय अन्वय अनुपत्ति। जैसे अन्वय अनुपत्ति है वैसे ही तात्पर्य की अनुपत्ति भी यहाँ संभव है। अन्वय की अनुपत्ति तो है ही, लेकिन हम जो लक्षणा का बीज तात्पर्य की अनुपत्ति कर रहे हैं वो भी यहाँ पर संभव है। यहाँ वक्ता का तात्पर्य क्या है, गंगायाम घोष कहने से कि हम गंगा के पवित्र तट पर रहते हैं, हमारा घर कैसा है, यहाँ ये नहीं बतलाना गंगा के किनारे हम रहते हैं, हम गंगा के पवित्र तट पर, शीतल प्रदेश है, शांत प्रदेश है, ठीक है, भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए शुद्ध प्रदेश है इत्यादि वक्ता का तात्पर्य है। जब बोलता है कि हम गंगावासी हैं, ठीक है, ये नर्मदावासी हैं, वहां नर्मदावासी का मतलब क्या होता है, नर्मदा में वास करते हैं, ऐसी बात नहीं, नर्मदा के तट पर विचरण करते हैं, नर्मदा जी के तट पर अपना जीवन यापन करते हैं,
शुद्ध शांत तपोनिष्ठ, ये वहां पर तात्पर्य होता है। तो वहां पर तात्पर्य की अनुपत्ति गंगायाम घोषय, यहाँ पर भी तात्पर्य की अनुपत्ति है। अतः तात्पर्य की अनुपत्ति को लक्षणा का बीज मानने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब लक्षणा केवल पद में की जाती है कि वाक्य में की जाती है, इसका विचार शुरू होने जा रहा है। लक्षणा जो है पद में की जाती है अथवा वाक्य में की जाती है, ये विचार आगे आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो शक्य संबंधो लक्षणा, पीछे कहा गया था शक्यार्थ का जो संबंधी होती है, माने वाच्यार्थ का जो संबंधी है वही लक्षणा होती है, यही कहा था ना पीछे। तो वाक्यार्थ तो शक्यार्थ है नहीं, जो वाक्यार्थ होता है वो शक्यार्थ नहीं होता है, वो तो पद से जो बोधित होता है वो शक्यार्थ है, माने पदार्थ जो है उन पदार्थों के संसर्ग को वाक्यार्थ कहते हैं। तो ये प्रसंग लेकर के शंका उठाई जाएगी कि यहाँ पर लक्षणा कहाँ कहाँ माननी चाहिए, केवल पद में ही माननी चाहिए कि वाक्य में माननी चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है कि लक्षणा का जो है केवल पद में ही की जाती है, पद में ही लक्षणा होती है, वाक्य में लक्षणा नहीं होती है। ये पूर्व पक्षी का तात्पर्य है, कथन है। लक्षणा च न पदमात्र वृत्ति, लक्षणा केवल पद मात्र में ही रहती है ऐसी बात नहीं, किंतु वाक्य वृत्तिरपि, वाक्य में भी लक्षणा मानी जाती है। माने सिद्धांती ये नहीं कह रहे कि हम पद में लक्षणा नहीं मानते, सिद्धांती कह रहे हैं हम पद में भी लक्षणा मानते हैं और वाक्य में भी लक्षणा मानते हैं, दोनों जगह मानते हैं। जैसे यथा गंभीरायाम नद्याम घोषः, गंभीर नदी में क्या है, घोष है। यहाँ पर गंभीरायाम नद्याम, यहाँ एक पद में लक्षणा नहीं की बल्कि पदद्वय समुदायस्य, गंभीर और नद्याम दोनों पदों के समुदाय की तीन में लक्षणा की गई। ठीक है, तीन में लक्षणा की गई है। भाई पीछे आया था ना विषम भुंक्ष्वा, वहां पर लक्षणा क्या थी, वाक्य में लक्षणा थी। विषम भुंक्ष्व का अर्थ होता वाक्य में लक्षणा करके क्या अर्थ निकालते हैं, शत्रुगृह भोजन की निवृत्ति। तो वाक्य में भी लक्षणा होती है, तो वही लिख रहे हैं गंभीरायाम नद्यायाम घोषः, तो कहते हैं यहाँ पर गंभीरायाम नद्यायाम इस पद समुदाय की तीन में लक्षणा की गई है, तो केवल पद मात्र वृत्ति लक्षणा नहीं है। ये नहीं कि पद में लक्षणा नहीं होती, पद में लक्षणा होती है, लेकिन पद के साथ साथ जो है वाक्य में भी लक्षणा की जाती है। ठीक है, ये कहना यहाँ पर ये चाह रहे हैं। अनुमान देखो, यथाशक्ति पदमात्र वृत्ति तथा वृत्तित्वा लक्षणा अपि इति नैयायिका तान निराचष्टे। अब देखो यहाँ पर अनुमान को एकदम से उल्टा लिख दिया, अनुमान को लिख दिया यथा महानसम, कोई अनुमान कर रहा है यथा महानसम धूमवत्वात्, ठीक है, वह्निमान पर्वत इत्यादि उल्टा बोल रहा है। अनुमान तो सही है लेकिन पहले दृष्टांत बोल दिया फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ पर देखो ऐसे यथाशक्ति, ये दृष्टांत है। यथाशक्ति क्या है, ये दृष्टांत है। अब साध्य बोल रहे हैं पद मात्र वृत्ति, ये साध्य है, तथा वृत्तित्वात् ये हेतु है, लक्षणा अपि ये लक्षणा पक्ष है। ठीक है, अपि से मतलब कि जैसे शक्ति होती है, शक्ति क्या है, पदमात्र वृत्ति है, तो कहते हैं ऐसे ही लक्षणा भी क्या है, पदमात्र वृत्ति है। उल्टा कर लो अनुमान, सीधा पंक्ति को उल्टा करके देखो, लक्षणा पदमात्र वृत्ति वृत्तित्वात् यथाशक्ति,
ऐसा हो जाएगा। अन्वय उल्टा कर दो तो लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं लक्षणा कैसी है भाई? पदमात्र वृत्ति है, पदमात्र में ही रहती है। क्यों? वृत्ति होने से, पद में रहने वाली एक शक्ति है। जैसे शक्ति है, शक्ति क्या? पदमात्र वृत्ति है, वो वृत्तित्व उसमें हेतु भी रहेगा। तो दृष्टांत में हेतु और साध्य है, पक्ष में क्या है? हेतु है। अतः पक्ष पर साध्य की सिद्धि माननी चाहिए। नैयायिक का ये अनुमान घटाने का तरीका हमेशा दिमाग में बैठाए रखो कि दृष्टांत में हेतु और साध्य हो, एकदम से आंख बंद करके जहां कहीं अनुमान आया उसे घटाया। दृष्टांत में हेतु और साध्य, पक्ष पर हेतु, बस। अगर ये दोनों चीजें मिल गई, दृष्टांत में हेतु और साध्य मिल गया, पक्ष पर हेतु मिल गया, तो क्या मिल जाता है? व्याप्ति विशिष्ट धर्मता का ज्ञान। ऐसा होते ही तुरंत अनुमति हो जाती। इसको कहीं पर भी, जहां जहां उपनिषद में, गीता में, ब्रह्म सूत्र में, जहां जहां आप लोग पढ़ते हैं, कहीं भी अनुमान आ जाए तो तुरंत ऐसे घटा लिया करें, क्योंकि ये अनुमान अपना लगभग अन्वय अनुमान आते हैं। व्यतिरेकी, आज व्यतिरेकी को दृष्टांत में घटा दिया। हाँ, बृहद प्रस्थानत्रयी के अनुमान कुछ अलग होते हैं, महाविद्या अनुमान आदि, वो अलग तरह से घटाए जाते हैं, लेकिन ये अनुमान ऐसे घटा लेते हैं। चलिए, तो कहते हैं सिद्धांति करें उक्त अनुमाने शक्तित्व उपाधि। कहते हैं उक्त जो पूर्व पक्षी नैयायिक का अनुमान, उसमें शक्तित्व उपाधि देंगे। शक्तित्व उपाधि घटाने का आपको धर्म हमने लक्षण नियम बतला रखा है। 1 सेकंड में उपाधि घटती है। कैसे, याद है कि भूल गए हैं? 1 सेकंड में, जैसे हमने डॉक्टर साहब को देखा तुरंत पहचान गए, इतने में ही 1 सेकंड में उपाधि घट जाती है। माने उपाधि घटाने का मतलब क्या है? कि पक्ष में उपाधि नहीं होनी चाहिए, बस। दृष्टांत में साध्य और उपाधि हो, दृष्टांत में क्या है? साध्य और उपाधि, और पक्ष में हेतु हो और उपाधि न हो, तो पूरे माने कि जो अनुमान करेगा वो पक्ष में हेतु बैठाएगा, दृष्टांत में साध्य बैठाएगा ही। ठीक है, दृष्टांत में साध्य बैठाएगा ही, दृष्टांत में हेतु बैठाएगा ही। हमें देखना क्या है? कि दृष्टांत में उपाधि है और पक्ष में उपाधि नहीं है। इतने देखने मात्र से उपाधि लग जाती है। एक पंक्ति खाली लिख के रखा जाता है कि दृष्टांत में क्या है? दृष्टांत में उपाधि है और पक्ष में उपाधि नहीं है। इतने देखने मात्र से उपाधि घट जाती है। ठीक है, क्योंकि दृष्टांत में उपाधि होने से साध्य का व्यापकत्व मिल जाता है, और पक्ष में उपाधि नहीं रहने से साधन का व्यापकत्व मिल जाता है। तो साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व, उपाधि का लक्षण घट जाता है। ठीक है, बहुत सरल तरीका है। अपने और स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जो दिव्य चेतन जी, दोनों जाते थे चित्सुखी पढ़ने। तो हमने आपको पहले सुनाया था, एक महात्मा आते थे, वो अब शायद उनका शरीर पूरा हो गया, तो स्वामी जी पढ़ा रहे थे चित्सुखी, तो उसमें बोले इसमें उपाधि है, तो हम दोनों ने हाँ कह दिया, उपाधि लग गई। अब वो बहुत शोर मचाए कि अभी तो खाली पंक्ति बोली है, उपाधि कैसे लग गई? तो उन्होंने हमसे लोगों से पूछा, तो हम दोनों ने बोल दिया, दृष्टांत में साध्य है, उपाधि है, पक्ष में हेतु है, उपाधि नहीं। साध व्यापकत्व, साधना व्यापकत्व, उपाधि। तो उनको जो है बड़ी दिक्कत होने लगी, अंत में वो पाठ ही छोड़ के भाग गए। हम लोग खुश हुए कि पाठ के समय हम लोगों को मिल गया, उनके पाठ का हम लोग समय ले लिए। तो ये शैली है, एकदम से सरल शैली, इस शैली को बनाए रखें। चलिए, तो उक्त अनुमाने शक्तित्व उपाधि। उक्त अनुमान में पूर्व पक्षी नैयायिक अनुमान में शक्तित्व उपाधि। देखो, दृष्टांत में क्या फार्मूला आपका है? साध्य होना चाहिए। तो साध्य जो है दृष्टांत में पदमाद वृत्तित्व साध्य रहता है शक्ति में, शक्ति पदमाद वृत्ति है।
ठीक है। और दृष्टांत में शक्तित्व उपाधि रहेगा ही, शक्ति में शक्तित्व रहेगा ही, तो साध्य का व्यापकत्व उपाधि में चला गया। ठीक है, साध्य का व्यापकत्व उपाधि में गया, घटी कि नहीं भाई? पक्ष है लक्षणा, हेतु है वृत्तित्व, साध्य है पदमात्र वृत्तित्व, दृष्टांत है शक्ति। तो दृष्टांत में पदमात्र वृत्तित्व है, शक्ति पदमात्र में रहती है, तो पदमात्र वृत्तित्व दृष्टांत में हेतु, दृष्टांत में साध्य गया, और शक्ति में शक्तित्व रहेगा, उपाधि भी है उसमें, तो साध्य का व्यापकत्व उपाधि में चला गया। ठीक है। पक्ष है लक्षणा, लक्षणा में लक्षणात्व रहेगा, शक्तित्व नहीं रहेगा। पक्ष क्या है? लक्षणा है, तो लक्षणा में तो लक्षणात्व रहेगा ने, शक्तित्व नहीं रहेगा, तो पक्ष में उपाधि नहीं है। और हेतु क्या? वृत्तित्व, लक्षणा एक वृत्ति है, उसमें वृत्तित्व रहेगा ही, तो पक्ष में हेतु है और उपाधि नहीं है, तो साध व्यापकत्व से साधना व्यापकत्वम रूप उपाधि यहां पर लग गई। तो उक्त माने शक्तित्व उपाधि। तथा च गंभीरायाम नद्याम घोष इत्यादो नद्यादि पदे मात्रे लक्षणायाम विनिगमक अभावेन समुदाय एवं लक्षणायाम त्वयापि अवश्यम अंगीकार्यत्वात्। कहते हैं उसी को समझा रहे हैं, गंभीरायाम नद्यायाम घोषा, यहाँ पर नदी आदि पद मात्र में लक्षणा नहीं है, तो एक ही पद में लक्षणा नहीं की जाती है। कहते हैं नद्यादि पद मात्र लक्षणायाम विनिगमक भावेन, इसमें कोई विनिगमक कहते हैं एकतर पक्षपातनी युक्ति, विनिगमना मतलब एकतर पक्षपातनी युक्ति, कहते हैं ऐसा कोई एकतर पक्षपातनी युक्ति नहीं है जो कि ये बतावे कि केवल एक पद में ही लक्षणा होती है। इसलिए समुदाय लक्षणा त्वयापि अवश्यम अंगीकार्यत्वात्, इसलिए आपको भी श्रीमान जी, नैयायिक को भी समुदाय में ही लक्षणा स्वीकार करनी चाहिए, परमात्र में ही स्वीकार नहीं की जा सकती है। क्या गंभीर का पद का क्या अर्थ है स्वामी जी? गंभीरा नद्या का जो विशेषण है। गंभीरायाम नद्यायाम घोषा, माने नदी, गंभीर मतलब गहरी नदी, गंभीर का मतलब है गहरी नदी, ये है, उसमें गहराई है, 1 बांस 2 बांस 4 बांस जल है। ठीक है, तैरना आता है कि नहीं? आता है स्वामी जी। ज्योतिर्मयानंद जी आपको आता है स्वामी जी। अच्छी बात है, जो लोग तैरना नहीं जानते उनको बहुत खतरा रहता है। तो पदमात्र वृत्तित्व न नियामकम, कार्यत्वात् के बाद में कमा दे लेना, अंगी कार्यत्वात्, यहां पर कमा दे लेना, ठीक ने, फिर नहीं तो पंक्ति लगाने में दिक्कत आएगी आपको। समुदाय एवं लक्षणाया त्वयापि अवश्य अंगीकार्यत्वात्, यहां तक कमा दे लो। अब आगे चलो, यहां तक हो गया, माने यहां तक क्या कहा गया कि गंभीरायाम नद्यायाम घोषा इस स्थल पर नदी आदि एक पदमात्र में लक्षणा मानने में कोई एकतर पक्षपातनी युक्ति नहीं है, अपितु समुदाय में लक्षणा यहाँ स्वीकार की गई है, तो आपको ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए, ये कहा। अब पूर्व पक्षी का हेतु खंडन कर रहे हैं। हेतु क्या दिया? साध्य क्या दिया था? पदमात्र वृत्तित्व। साध्य क्या था? पदमात्र वृत्तित्व। और हेतु क्या दिया था? वृत्तित्वात्। तो पदमात्र वृत्तित्व के लिए हेतु दिया था वृत्तित्व, यत् वृत्तित्वम तत्त पदमात्र वृत्तित्वम, यही कहोगे ने? जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, यही बोलोगे आप। देखो उसमें पंक्ति में ये ढूंढो कि हेतु और साध्य क्या, पहले ढूंढते हैं। विद्यार्थी का पहला फर्ज होता है कि हेतु में, हेतु क्या है, साध्य क्या है, पक्ष क्या है, दृष्टांत क्या है, ये ढूंढता है।
तो साध्य आपका पदमात्र वृत्तित्व, हेतु क्या है? वृत्तित्व। अब यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य, ऐसा नहीं मिलेगा। न नियामकम, ऐसा नियामक आप नहीं कह सकते हो, ठीक है? ऐसा नियामक नहीं कह सकते हो कि जहां जहां पर वृत्तित्व है वहां वहां पदमात्र वृत्तित्व, ऐसी बात नहीं। क्योंकि गंभीरायाम नद्यायाम घोषा में आपने क्या देखा? वहां पर लक्षणा की गई, लेकिन वहां पदमात्र वृत्तित्व नहीं है, ठीक है? संकेत कर लेना, नहीं फिर पंक्ति आपको लगेगी नहीं। तो कहो कि नहीं नहीं ऐसा करेंगे कि शक्तित्व सती वृत्तित्व, उस दोष को हटाने के लिए क्या हेतु बनाएंगे कि पदमात्र वृत्तित्व को सिद्ध करने के लिए शक्तित्व सती वृत्तित्व, ऐसा करेंगे। शक्ति होता हुआ वृत्ति हो, यत्र यत्र शक्तित्व सती वृत्तित्व तत्त पदमात्र वृत्तित्व। लिख लो यहाँ पर, पंक्ति नहीं लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। न्याय के पदार्थ हैं यत्र यत्र शक्तित्व सती वृत्तित्व तत्र पदमात्र वृत्तित्व। ठीक, कहते हैं ऐसा हेतु बनाओगे शक्तित्व सती वृत्तित्व, किसकी सिद्धि के लिए? पदमात्र वृत्तित्व सिद्ध करने के लिए, ठीक है? कहते हैं ऐसा करने से तो गंभीरायाम नद्यायाम घोषा इत्यादि जहां लक्षणा की जा रही थी वहां तो आपका हेतु नहीं जाएगा। शक्तित्व सती वृत्तित्व तो वहां पर है नहीं, वहां तो लक्षणा बीज है, ठीक है? लेकिन श्रीमान जी शक्तित्व सती वृत्तित्व कहोगे, शक्ति वाला होते हुए जो वृत्तिता हो जिसमें, तो पक्ष तुम्हारा लक्षणा है। लक्षणा में शक्तित्व सती वृत्तित्व जाएगा नहीं, स्वरूपा सिद्धि दोष जाएगा। पक्ष में लक्षणा है ना, वही लिख रहे हैं कि एक तो गौरव दोष हो जाएगा और साथ साथ स्वरूपा सिद्धि दोष भी होगा। वही लिख रहे हैं शक्तित्व सती वृत्तित्व गुरुभूतम, कहते हैं गुरुभूत होगा और अपित वहां जोड़ लेना, वहां पर स्वरूपा सिद्धि दोष होगा। इति आसेन आह यथा इति, मूलकार ने कहा कि गंभीरायाम नद्यायाम घोषा में आप जो है पदमात्र वृत्तित्व नहीं है, ठीक? अब वहां पर अगर लक्षणा बदलने के लिए अगर कहोगे कि नहीं नहीं हम शक्तित्व सती वृत्तित्व कहेंगे तो वहां पर हेतु नहीं जाएगा और साध्य भी नहीं रहेगा, तो कोई दोष नहीं है। तो कहा ऐसा करने पर क्या है? गौरव दोष होगा और पक्ष में हेतु आपका जाएगा नहीं, क्योंकि पक्ष में लक्षणावृत्ति रखी हुई है। तो लक्षणावृत्ति में शक्तित्व सती वृत्तित्व जाएगा नहीं, अपितु कहाँ जाएगा? शक्तित्व सती वृत्तित्व जाएगा शक्ति में, लक्षणा में नहीं जाएगा, तो स्वरूपा सिद्धि दोष होगा। वो गौरव दोष कैसे हो रहा है स्वामी जी यहाँ? भाई पहले वृत्तित्व हेतु था, अब क्या शक्तित्व सती वृत्तित्व हेतु बना दिया, गौरव दोष हो जाएगा। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई शक्य जो है, शक्यार्थ क्या होता है? जो वाच्यार्थ होता है। शक्य संबंधो लक्षणा, यही आपका नियम है। जो शक्यार्थ होता है, गंगा का जो शक्यार्थ है उससे संबंधित जो तीर है, यही में लक्षणा होती है। तो शक्य के संबंधी, शक्यार्थ का संबंधी रूप जो लक्षणा मानी जाती है, कहते उसको लेकर के शंका उठाई जा रही है। टीका देखिएगा, ननु पदस्यैव शक्तत्वेन, पद ही क्या है? पद में ही शक्ति होने से, शक्तत्व माने पद में शक्ति रहने से शक्ति विशिष्ट कौन होता है? पद ही होता है। तदर्थस्य शक्यतया, और वही उस जिसमें शक्ति है उसका अर्थ ही क्या है? शक्य कहा जाता है। घट पद में घट पद की शक्ति है, शक्त है, अतः उसका अर्थ क्या नहीं, घटार्थ ही इसका अर्थ निकलेगा। शक्तया तत्संबंधिना ये लक्ष्यत्वात्, जो अर्थ निकलेगा उसका संबंधी क्या होता है? लक्षार्थ होता है।
जैसे देख लो गंगा पद ले लो, तो गंगा पद में गंगा पद की शक्ति है, शक्ति है उसमें, अतः उसका अर्थ क्या निकलेगा? गंगा प्रवाह, जल प्रवाह। उसका संबंधी कौन निकलेगा? तीर निकलेगा। ठीक है, शक्त्यात्तर संबंधी वही तीर में ही क्या लक्ष्मणा जो लक्षणा होती है, गंगा की लक्षणा किसमें होती है? तीर में होती है। तो फिर कथम वाक्य वृत्ति लक्षणा विषयत्वम, तो आपने कैसे कह दिया कि वाक्य में भी लक्षणा की विषयता रहती है? क्योंकि वाक्यार्थ संबंधी न इति आशंकते, लक्षणा कैसे कह रहे हो? वाक्य वृत्ति लक्षणा विषयत्वम, कथम वाक्यवती लक्षणा अविषयत्वम वाक्यार्थ संबंधी न, यहाँ पर लक्षणा, हाँ, तो कहते हैं वाक्यवृत्ति जो लक्षणा है का विषय जो है वाक्यार्थ का संबंधी कैसे हो सकता है? जैसे शक्यार्थ का संबंधी लक्षणा, शक्यार्थ के संबंधी में लक्षणा होती है, वैसे वाक्यार्थ के संबंधी में लक्षणा कैसे हो सकती है? क्योंकि शक्यार्थ के संबंधी में ही लक्षणा होती है, वाक्यार्थ के संबंधी में लक्षणा नहीं होती है, ये कहा गया है। टीका देखिए, मूल देख लो चलो। ननु ननु वाक्यार्थस्य अशक्यतया, वाक्यार्थ तो शक्य है ही नहीं, तो कथम शक्य संबंध रूपा लक्षणा, तो शक्य संबंधी रूपी लक्षणा कैसे मानते हो? तो उच्चते से दे रहे हैं टीकाकार, उसका अर्थ कर रहे हैं, कहते हैं देखो टीका देखिएगा, शक्य शब्दे शक्य संबंधे न, कहते हैं वहां शक्य संबंध रूप जो लक्षणा लिखा हुआ है वहां पर शक्य शब्दे न, शक्य शब्द से क्या है? यह पदनिष्ठ शक्ति ज्ञाप्य विवक्षिता, शक्य शब्द से है पदनिष्ठ शक्ति से जो बोधित है, ज्ञापित है, बोधित है, वो विवक्षित है। पदनिष्ठ शक्ति से जो बोधित है, ठीक है, ये धूम से ज्ञापित कौन है? वन्नी है। ठीक है, ज्ञा बोधन धातु है ने, तो सीधे सीधे निकालो कि धूम से जो बोधित है, धूम से जो बोधित है, तो कहते हैं ऐसे ही शब्द शक्य शब्द से यहाँ पर पदनिष्ठ जो शक्ति है उससे जो ज्ञापित है माने बोधित है वो विवक्षित है। स माने वो जो शक्य है पदार्थ द्वारा, कौन माने वो जो शक्य शब्द कहा जा रहा है, स माने स जो शक्यार्थ है वो पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थों भी तत्संबंधित या, कहते हैं स पदार्थ, स माने शक्य पदार्थ द्वारा, पदार्थ के द्वारा ज्ञाप्य अर्थ जोड़ लेना, पदार्थ के द्वारा ज्ञापित कौन? वाक्यार्थ भी जाएगा। जैसे शक्यार्थ से बोधित क्या होता है? पदनिष्ठ शक्ति से बोधित कौन हुआ? पदार्थ हुआ। पदनिष्ठ शक्ति से जो है यहाँ पर पदनिष्ठ शक्ति से ज्ञापित जैसे पदार्थ होता है वैसे ही पदनिष्ठ शक्ति से ज्ञापित क्या? वाक्यार्थ भी होता है। परंपरा जाएगा, पद से पदार्थ का बोध, पदार्थ का ही संसर्गों का ही वाक्यार्थ कहते हैं। तो पदनिष्ठ शक्ति से ज्ञापित जैसे पदार्थ है वैसे ही पदनिष्ठ शक्ति से ज्ञापित क्या? वाक्यार्थ भी होता है। अरे वाक्यार्थ पदार्थ क्या है? पदार्थों का संसर्ग, उसके लिए कुछ हाथ पार मारना ही नहीं है। राम ग्रामम गच्छति में राम पद का अर्थ, ग्राम पद का अर्थ, गच्छति पद का अर्थ आप निकालते हैं, ये तो हो गया पदार्थ। और इन पदार्थों का संसर्ग अपने आप ही भाषित हो जाता है, यही वाक्यार्थ है। तो कैसे जैसे पदनिष्ठ शक्ति से पदार्थों का ज्ञापन होता है, ऐसे पदनिष्ठ शक्ति से ही पदार्थों के माध्यम से क्या है? वाक्यार्थ का भी ज्ञापन हो जाएगा। ठीक, तथा वाक्यार्थ में लक्षणा मानने में कोई दोष नहीं है। कोई लिख रहे हैं कि स माने शक्य, शक्य जो है पदार्थ द्वारा वाक्यार्थ में पदार्थ के द्वारा ज्ञापित जो वाक्यार्थ भी हो जाता है, तत्संबंधी संबंधी अपनी लक्षणा, इसलिए वाक्यार्थ में भी वाक्यार्थ संबंधी भी लक्षणा मानने में न विरुद्धते त्याह, इसी करें उच्चते इति, मूल में देखिएगा उच्चते शक्त्या
यद पद संबंधेन ज्ञापते तत्संबंधो लक्षणा। कहते हैं शक्ति जो है, शक्ति के द्वारा जिस पद के संबंध से जो ज्ञापित होता है उस संबंध को क्या कहते हैं? उसके संबंध को लक्षणा करते हैं, ठीक न? शक्ति ज्ञाप्यश्च यथा पदार्थ है। कहते हैं जैसे शक्ति से बोधित क्या होता है? पदार्थ। ज्ञाप माने बोधित। शक्ति से बोधित जैसे पदार्थ होता है तब वाक्यार्थोपि, वैसे शक्ति से बोधित क्या है? वाक्यार्थ भी हो जाएगा। तो जैसे शक्ति से बोधित पदार्थ का संबंधी में लक्षणा होती है, ऐसे शक्ति से बोधित वाक्यार्थ में भी उसके संबंधी में लक्षणा मानने में न क्वापि अनुपत्ति, कोई न कदाचित अनुपत्ति, किसी की अनुपत्ति नहीं हो सकती। एवं अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपाणाम प्राशस्त्य लक्षणा। अब जब वाक्य में लक्षणा स्वीकार कर ली गई तो पहले दिखा रहे हैं वैदिक प्रयोग कि अर्थवाद वाक्य जो होते हैं उनका जो प्रशंसा सूचक अर्थवाद वाक्य होते हैं, प्रशंसा रूपाणाम लिख रहे हैं, अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपाणाम, जो प्रशंसा के बोधक अर्थवाद वाक्य होते हैं उनका प्राशस्त्य लक्षणा। एक पद कौन है? प्रशंसा में लक्षणा होगी। यहाँ पदैक एकता बोलते हैं। पूरे वाक्य का अर्थ क्या निकला? प्रशंसा। और पूरे वाक्य का क्या अर्थ निकला? निंदा। तो एक पूरे वाक्यार्थ का, तो ये एक पदार्थ बन करके वाक्य के साथ, विधि वाक्य के साथ जुड़ता है, इसे बोलते हैं पदैक एकता, ठीक है? एक पद का विधि वाक्य के साथ जो एकता होती है इसी के बोलते हैं, इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो पदैक वाक्यता बोलते हैं इसे। मूल में लिखेंगे, मूल में ही आ रहा है पदैक वाक्यता। चाहे प्रशंसा ले लो, पूरे वाक्य का अर्थ क्या निकला? एक पद प्रशंसा। और चाहे निंदा, एक पद। तो वो प्रशंसा रूप एक पद का जो है कहाँ जाएगी? जुड़ा विधि वाक्य के साथ। अथवा निंदा रूप एक पदार्थ जो है कहाँ जुड़ गया? विधि वाक्य के साथ। इसे कहते हैं पदैक वाक्यता, ठीक है? एक होगा वाक्यिक वाक्यता। वाक्यिक वाक्यता वहां होती है जहां विधि वाक्य है, 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर काम विजित, ये विधि वाक्य है। उसके साथ जो पंच प्रयास जुड़ते हैं, ईडो यदि तनुपातम यजति, ये जो विधि वाक्य अंग वाक्य जो जुड़ते हैं, तो दोनों वाक्य जुड़ के क्या बोलते हैं? वाक्यिक वाक्यता बोलते हैं। उनसे उनको वाक्यिक वाक्यता बोलते हैं। ये दोनों आ रहा, आपके सामने आ रहा। वाक्यिक वाक्यता क्या है, पदैक वाक्यता क्या, आपके मूल में ही आ रहा है, अलग से कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं। अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपाणाम प्राशस्त्य लक्षणा। प्राशस्त में लक्षणा है। स्वरोदित इत्यादि निंदा अर्थवाक्यानाम निंदितत्व लक्षणा। और स्वरोदित इत्यादि जो निंदा सूचक वाक्य हैं उनका तात्पर्य क्या निकला है? उस कार्य के निंदा करने में। तो वो निंदा रूप अर्थ के साथ विधि वाक्य के साथ जुड़ते हैं, वहां पदैक वाक्यता होती है। अर्थवादगत पदानाम प्राशस्त आदि लक्षणाभ्युगमेन। कहते हैं अगर अर्थवादगत पदों में एक पद को पकड़ लिया और एक पद का अर्थ क्या कर लिया? प्रशंसा अथवा निंदा कर दिया, तो एक ही पद से जब प्रशंसा अर्थ निकल गया, एक ही पद से जब निंदा अर्थ निकल गया, तो शेष अर्थ क्या है? व्यर्थ हो जाएंगे। शेष वाक्य में आए हुए पद व्यर्थ हो जाएंगे। और जब पूरे वाक्य में लक्षणा करके एक अर्थ निकालो, प्रशंसा अथवा निंदा, तो पूरा वाक्य क्या है? सार्थक है। इसी लिख रहे हैं कि अर्थवादगत पदानाम प्राशस्त आदि लक्षणा अभ्युगमे। अर्थवाद में आए हुए पदों का एक पद का प्राशस्त अथवा निंदा अर्थ लक्षणा स्वीकार कर लोगे तो एकेन पदेन लक्षणया तदुपस्थिति संभवे। तो उसमें एक ही पद में लक्षणा करके प्रशंसा अथवा निंदा उपस्थिति संभव हो जाने पर पदांतर व्यर्थम स्यात्। कहते अन्य जो पद आए हुए हैं वो तो व्यर्थ हो जाएंगे। भाई हमें निंदा और प्रशंसा चाहिए। अर्थवाद वाक्य में आए हुए जो कई पद हैं
उसमें से एक पद से ही अगर हमें निंदार्थ निकल गया या प्रशंसार्थ निकल गया तो हमारा काम तो चल पड़ेगा, शेष पद वहां पर व्यर्थ मानने पड़ेंगे अगर केवल पद में ही लक्षणा मानोगे। पदैक वाक्य, तो इसलिए वहां पर सिद्धांती ने कहा कि पूरे वाक्य में लक्षणा मानी जाती है। तो वाक्य में लक्षणा मानोगे तो पूरे वाक्य का लक्षणांत क्या अर्थ निकलेगा? एक प्रशंसा अथवा निंदा, उसका जो है विधि के साथ जुड़ जाएगा। एवं च विधि अपेक्षित प्राशस्त रूप पदार्थ प्रत्यायकतया, इस प्रकार से विधि को अपेक्षित जो प्रशंसा रूप पदार्थ का प्रत्यायक माने ज्ञापक होकर के अर्थवाद पद समुदाय से, अर्थवाद पद का समुदाय जो है क्या बतलाता है? पद स्थानीयतया। यहाँ पर पद स्थानीयतया माने पद का एक स्थानीय होकर के विधि वाक्य एक वाक्यत्वम भवति, विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होता है। इति अर्थवादानाम पदैक वाक्यता, यही अर्थवाद वाक्यों की क्या है? पदैक वाक्यता है। एक पदैक वाक्यता इसे कहते हैं। इसका अर्थ सुनिए, कोई विधि वाक्य है, उसको अपेक्षित क्या है? प्रशंसा अथवा निंदा। भाई प्रशंसा की जाएगी तो उसमें लोग प्रवृत्त होते हैं, और निंदा की जाएगी, जिसकी निंदा की जाती है उसमें वो निवृत्त होते हैं। तो प्रशंसा एक पद का अर्थ है, प्रशंसा रूप एक पद का अर्थ है। ठीक है। स प्रजापति उपाम उत्खिदत, उस प्रजापति ने इस याग करने के लिए अपनी चमड़ी को खरोच दिया। तो यहाँ पर क्या है? इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या निकालना पड़ता है? प्रशंसा। प्रशंसा जा करके इस याग को पूरा जी लगा करके करना चाहिए, ये प्रशंसा है। तो विधि वाक्य के लिए जो प्रशंसा रूप अर्थ आवश्यक है, तो पूरे अर्थवाद पद समुदाय को वहां पर क्या है? एक प्रशंसा रूप अर्थ लिया गया। पद स्थानीयतया माने पद स्थानीय रूप से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूरे वाक्य का एक पूरे जो अर्थवाद वाक्य के पदों को निकाल करके एक प्रशंसा रूप एक पद अर्थ निकाल दिया। और उसका क्या है? विधि वाक्य एक वाक्यत्व, उसका विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता किया। एक वाक्यत्व बहुत, यही अर्थवादा नाम पदैक वाक्यता, यही अर्थवाद वाक्यों की क्या? पदैक वाक्यता है। माने पूरे पद का अर्थ चाहे निंदा निकला चाहे प्रशंसा निकला। तो प्रशंसा भी एक पद है और निंदा भी एक पद है। तो प्रशंसा जो किसके साथ जुड़ गया? विधि वाक्य के साथ, इसे बोलते हैं पदैक वाक्यता। और निंदा जुड़ गया विधि वाक्य के साथ, तब भी पदैक वाक्यता है। जब दो वाक्य जुड़ेंगे, ध्यान रखना, जब दो वाक्य जुड़ते हैं तब उसे वाक्यिक वाक्यता बोलते हैं। जब दो वाक्य जुड़ेंगे, जैसे 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर कामो युजेत, एक वाक्य हुआ। और पंच प्रयाज में आए हुए वाक्य जो हैं, ईडो यति, तरुपातम यति इत्यादि जो पंच प्रयाज हैं, तो ये पंच प्रयाज के वाक्य और मूल वाक्य जब दोनों जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं वाक्यिक वाक्यता। ठीक है। तो पदैक वाक्यता क्या है, वाक्यिक वाक्यता क्या है, ये आपके सामने स्पष्ट किया गया। समझ में आई बात की नहीं? हाँ ज्योतिर्मयानंद जी। जी स्वामी जी। पदैक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता, ये जो है पारिभाषिक शब्द है, इनको समझना चाहिए। माने कि पूरे एक पंक्ति के पद का, पूरे एक पंक्ति के पद का, उसमें 10 शब्द आए हैं, 10 शब्दों का अर्थ भाव निकाला हमने प्रशंसा। प्रशंसा एक पद है, ठीक। और 10 शब्द उसमें आए, उसका अर्थवार्थ निकाला हमने निंदा। निंदा भी एक पद है। तो विधि वाक्य के साथ क्या शब्द जुड़ा? निंदा एक पद जुड़ा। इसे विधि वाक्य के साथ बोलेंगे निंदा रूप पद जुड़ने पर एक पदैक वाक्य था। एक विधि वाक्य के साथ पद जुड़ा तो क्या बन गया? यहाँ पर पदैक वाक्यता, पद के साथ एक वाक्यता जुड़ी। और जहां स्वतंत्र दो वाक्य जुड़ते हैं उसे बोलते हैं वाक्यिक वाक्य।
ठीक ने, ये देखो टीका देखो, पदेन स्वनिष्ठ शक्त्या यद ज्ञापते तत्संबंधो लक्षणा। टीकाकार लिख रहे हैं कि लक्षणा क्या है, मूल कार्य का शक्त्या यद पद संबंधेन ज्ञापते तत्संबंधो लक्षणा। शक्ति वृत्ति के द्वारा जिस पद से संबंधित जो अर्थ ज्ञापित होता है उससे संबंधित को लक्षणा करते हैं। तो इसका अर्थ निकाल रहे हैं टीकाकार के पदेन माने पद के द्वारा स्वनिष्ठ शक्त्या, स्व माने पद, पद स्व से लेना पद, पद के द्वारा स्वनिष्ठ माने पदनिष्ठ शक्ति से यद ज्ञापते, जो अर्थ बोधित होता है। जैसे लगा लो गंगा पदेन, गंगा पद के द्वारा गंगा निष्ठ जो शक्ति है जल प्रवाह को बोधन करने की, उससे बोधित कौन होगा, गंगा का प्रवाह। तत्संबंधो, उस प्रवाह से संबंधित कौन होगा, तीर। यही लक्षणा है। यहाँ स्वनिष्ठ शक्त्या छपा है, शक्त्या होना चाहिए स्वामी। स्वनिष्ठ शक्त्या है, शक्त्या हाँ आधा शक्त्या लिख गया है, शक्त्या है, स्वनिष्ठ शक्त्या, ठीक है। वहां पर आधा त छूट गया है, बना लीजिए। ठीक है। तथा चैदम लक्षणम उभय साधारणत्वात्, कहते हैं ये लक्षण जो है पद में भी चला जाएगा और वाक्य में भी चला जाएगा। वह साधारणत्वात् आवश्यकम इत्याह, इसलिए यह लक्षण आवश्यक है शक्ति ज्ञाप्य। यथा लोके तथा वेदे भी बोध्यम, कहते हैं जैसे लोक में देखा गया है वैसे ही वेद में भी ऐसा समझ लेना चाहिए। दिखा रहे हैं कि पहले प्रशंसा कर दिखा रहे हैं कि वायु वै क्षेपिष्टा देवता इत्यादि अर्थवाद वाक्या। कहते हैं वायु क्षेपिष्टा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता, इसे मतलब क्या है कि इस याग करने वाले को शीघ्र फल प्राप्त होता है, प्रशंसा की गई है। कहते इत्यादि अर्थवाद ये प्रशंसा सूचक अर्थवाद है। ननु तत्र पदानाम लक्षणा कुतो न स्यात् इत्याह, कहते हैं प्रशंसा सूचक जो अर्थवाद वाक्य आए हैं उसके किसी एक पद में लक्षणा कर लो बाबा जी, पूरे वाक्य में लक्षणा क्यों कर रहे हो, ठीक ने। जो वाक्य आए हैं उनमें किसी एक पद में ही लक्षणा कर लो, सारे पदों में लक्षणा क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं अगर एक पद में लक्षणा कर लेंगे तो एक पद से प्रशंसा अथवा निंदार्थ निकल जाएगा, शेष उस वाक्य में आए हुए जो लक्षणा के बोधक जो और जो पद हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। जब पूरे वाक्य में लक्षणा करके हम प्रशंसा अथवा निंदार्थ निकालेंगे तो पूरा वाक्य सार्थक होगा, ये कहा गया है। तथा च अर्थवाद वाक्य से विधिना एक वाक्यत्वे, कहते हैं इस प्रकार टीका में तथा च विधि अर्थवाद वाक्य का विधि के साथ एक वाक्य होने पर पदैक वाक्यत्व व्यवहार, तो वहां पर पदैक विधि वाक्य, जब वहां पर पदैक वाक्यत्व व्यवहार तेन फलितम इत्याह, कहते हैं जब अर्थवाद वाक्य का प्रशंसा अथवा निंदा निकाल लेते हैं तो प्रशंसा रूप पद के साथ एक विधि वाक्य का जब समन्वय होता है तो उसे बोलते हैं पदैक वाक्यता, अथवा निंदा रूप पद के साथ एक वाक्यता का जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, पदैक वाक्यता। वही लिखा गया है वाक्य से विधिना, विधि के साथ एक वाक्य बनाने पर पदैक वाक्यत्व व्यवहार है, तब उसे कहते हैं पदैक वाक्यत्व, ऐसा व्यवहार, ऐसा उसे संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर क्या है, पदैक वाक्यत्व है। तेन एव फलितम इत्यादि का फलितार्थ कर दिया, यहाँ पर कि पदैक वाक्यता मानी जाती है। अब प्रश्न हुआ कि भाई वाकई वाक्यता कहां पर है,
पदैक वाक्यता तो आपने बतला दिया, वाक्यिक वाक्यता कहाँ है, उसी को बोल रहे हैं। ननु अर्थवाद पद समुदाय से पद स्थानीयत्वे तस्य विधि वाक्येन एक वाक्यता, यदि पदैक वाक्यता तर्हि क्व वाक्यिक वाक्यता इति प्रसंगात् पृच्छति क्व इति। कहते हैं अर्थवाद पद समुदाय को आपने क्या मान लिया, पूरे अर्थवाद की पूरी पंक्ति को पद स्थानीय मान लिया, प्रशंसा अथवा निंदा मान लिया। तो अर्थवाद पद समुदाय से पूरे पद समुदाय को पद स्थानीयत्वे माने प्रशंसा अथवा निंदा रूप पद का स्थानीय मान लिया। तस्य विधि वाक्य ने एक वाक्यता, उसको विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता जोड़ करके आपने क्या बोला, यदि पदैक वाक्यता, उसको आप पदैक वाक्यता अगर बोलते हैं तो तरही क्व वाक्यिक वाक्यता। फिर वाक्यिक वाक्यता कहाँ होती है, एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जुड़ करके वाक्यिक वाक्यता कहाँ माना जाता है। इति प्रसंगात पृच्छति, ऐसा प्रसंग आने पर उत्थापन कर रहे हैं शंका। मूल में देखिए क्व तरही वाक्यिक वाक्यता, कहते हैं कहाँ पर वाक्यिक वाक्यता होती है, यत्र प्रत्येकम भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादकयो वाक्यो आकांक्षावशेन महावाक्य बोधकम। कहते हैं जहां भिन्न भिन्न संसर्ग के प्रतिपादक वाक्य, जैसे एक 10 पूर्णमासाभ्याम सर्वकामयोजित एक अलग वाक्य है, और दूसरा कैसा वाक्य है कि वहां पर पंच प्रयाज के बोधक जो है समिधो यति ईड़ो यति इत्यादि बोधक वाक्य अलग अलग है। ठीक, तो भिन्न भिन्न संसर्ग के प्रतिपादक वाक्य कौन हो गए, तो 10 पूर्णमासाभ्याम सर्वकामयोजित और समिधो यत ईड़ो यत इत्यादि पंच प्रयाज वाक्य। कहते हैं आकांक्षा वशीन, कहते हैं उसमें आकांक्षा हुई भाई 10 पूर्णमास याग को कैसे करें, तो पंच प्रयाज वाले वाक्य आ गए। और पंच प्रयाज वाले वाक्य किसके लिए है, इससे क्या होता है, बोले 10 पूर्णमास याग का संपादन होता है। तो दोनों की परस्पर आकांक्षा के बस से जो बोधन होता है उसे कहते हैं महावाक्यार्थ बोधकत्वम। इसी को महावाक्यार्थ बोधकत्व इसको कहा गया है। इसी को वाक्यिक वाक्यता भी कहेंगे। आगे देखिए स्पष्ट करें, यथा 10 पूर्णमासाभ्याम सर्वकामयोजित इत्यादि वाक्यानाम, कहते हैं 10 पूर्णमासाभ्याम सर्वकामयोजित ये वाक्य आया, और समिधो यदि इत्यादि वाक्य आए। इस परस्पर अपेक्षा से लेकर के अंगी भाव बोधक वाक्यतया एक वाक्यता, ये परस्पर क्या है, अंगी भाव। 10 पूर्णमास वाला वाक्य कौन है, अंगी है, और समिधो यदि इत्यादि वाक्य कौन है, अंग वाक्य है। अंग को अंगी की आवश्यकता और अंगी को अंग की आवश्यकता, इस प्रकार से मिलकर के ये जो दोनों एक वाक्य बोलते हैं इसे वाक्यिक वाक्यता कहा जाता है। टीका मूल देख रहे, तदुक्तम भट्ट पादई ही, इसी को आचार्य कुमारिल भट्ट ने कहा कि स्वार्थ बोधे समाप्तानाम अंगी अंगित्वादि अपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संगत जायते। कहते हैं स्वार्थ बोध में, अपने अर्थ के बोधन में क्या करते हैं, समाप्ता नाम, जो अपने अपने अर्थ को बोधन करा करके उनकी आकांक्षा समाप्त हो गई है। भाई 10 पूर्णमास वाला वाक्य आया, वो अपने अर्थ को बोधन करा करके चुप बैठ गया। फिर पंच प्रयाज वाले वाक्य आए, अपने अर्थ को बोधन करा करके चुप हो गए। कहते अपने अपने अर्थ को बदला करके शांत हो गए। फिर पुनः क्या हुआ, अंगी तो आदि अपेक्षया, फिर हुआ कि भाई ये याग कैसे करें और ये याग किसके द्वारा करें। तो फिर अंगी भाव की अपेक्षा से वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संगत जाते, फिर से दोनों वाक्य मिलकर के जब एक वाक्यता को प्राप्त होते हैं, इसी को वाक्यिक वाक्यता कहा जाता है। ठीक है, देखें मूल में लिख दिया, एवं द्विविधोपि पदार्थो निरूपित, 2 प्रकार के पदार्थ निरूपण कर दिए गए। एक कहानी कहाँ की चल रही है, याद है कि भूल गए हैं,
अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति आसक्ति। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान, ये वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति हेतु कहे गए हैं। उस आसक्ति की ही कहानी चलती हुई चली आ रही है, रेल की तरह से आगे बढ़ती चली आ रही है। तो वहां पर जो है आसक्ति का निरूपण वहां पर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पदजन्य जो पदार्थ, क्या पदार्थ होता है? पद से जन्य जो पदार्थ की उपस्थिति। अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति को आसक्ति कहा था। तो पदजन्य पदार्थ क्या है? तो उन्होंने कहा था सख्यार्थ और लक्ष्यार्थ। पहले सख्यार्थ का निरूपण किया, फिर लक्ष्यार्थ का निरूपण कर दिए। ठीक, तो लिखा एवं द्विविधो भी पदार्थों निरूपित। इस प्रकार से सख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों पदार्थों का निरूपण हो गया। ठीक है, देखो अर्थवाद वाक्यानाम स्वार्थे तात्पर्य भावेन। कहते हैं अर्थवाद वाक्य जो होते हैं स्वार्थ में तात्पर्य का न होने से प्राशस्त अवबोधकतया, कहते हैं प्रशंसा को बोधक होकर के स्वार्थ अवबोधक वाक्यत्व भावात, उनका अपना निजी अर्थ का बोधक वाक्यत्व नहीं माना जाता है। इसलिए वाक्यिक वाक्यता अयोग्यत्वेपि, उसमें दोनों वाक्यों को एक वाक्य मिला करके क्या है, एक वाक्यिक वाक्यता नहीं बनाया जाता है, बल्कि क्या बनाते हैं, पदैक वाक्यता। अर्थवाद जैसे 10 पूर्ण मास वाक्य को पंच पर्याय वाक्य को मिला करके एक वाक्यिक वाक्यता बनाई गई, ऐसे अर्थवाद वाक्यों को मिला करके एक वाक्यिक वाक्यता नहीं बनाई जाती है। क्यों? कि उनका स्वार्थ में अर्थ निकलता ही नहीं है। पूरे वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा? प्रशंसा अथवा निंदा। वही लिखा जा रहा है कि स्वार्थ अवबोधक वाक्यत्व भावात, स्वार्थ बोधक वो नहीं होते हैं। इसलिए वाक्यिक वाक्यता योग्यत्व, इसमें वाक्यिक वाक्यता न होने पर भी वाक्यार्थ अवबोधक यो हो वाक्य यत्र एक वाक्यत्व, कहते हैं जहां वाक्यार्थ के अवबोधक वाक्य दो होते हैं और दोनों मिलकर के एक वाक्य बनते हैं, तत्र वाक्यिक वाक्यत्व, वहां पर ही वाक्यिक वाक्यत्व माना जाता है। जैसे फिर जो सुन लो कोई प्रशंसा सूचक वाक्य आया तो उस वाक्य का विधि वाक्य के साथ अन्वय नहीं होता है, उस अर्थवाद वाक्य का स्वार्थ में अर्थ निकलता नहीं। तो पूरे विधि वाक्य का अर्थ क्या निकालते हैं? एक अर्थ निकालेंगे प्रशंसा। तो प्रशंसा रूप पद को विधि के साथ जोड़ते हैं। किंतु जहां विधि वाक्य के साथ जो अन्य वाक्य आते हैं इनका अर्थ स्वार्थ में है, तो उन वाक्यों को जब मिला करके विधि के साथ वाक्य के साथ मिलाते हैं तो वहां पर वाक्यिक वाक्यता बनती है। यही बात कही गई। तो उदाहरण आह यथा, उसका उदाहरण दे दिया यथा से। एक वाक्यता प्रयोजकम आह, कहते हैं एक वाक्यता का प्रयोग बताया कि परस्पर जो है परस्पर उसमें आकांक्षा होनी चाहिए। अब टीकाकार दिखा रहे हैं 10 पूर्ण मासाभ्याम इत्यादि वाक्यानाम अंगी अवबोधकत्वम। ठीक है, कहते हैं 10 पूर्ण मासाभ्याम इत्यादि वाक्य जो हैं ये कैसे हैं? अंगी के अवबोधक हैं। और समिधोयत ईणोयत इत्यादि वाक्यानाम अंग अवबोधकत्वम, और समिधोयत ईणोयत इत्यादि वाक्य किसके हैं? ये अंग के अवबोधक हैं। 10 पूर्ण मासाभ्याम स्वर कामयोजित वाक्य जो है अंगी का बोधक है, माने प्रधान याग का बोधक है। और जो समिधोयत ईणोयत इत्यादि वाक्य कैसे हैं? ये अंग के बोधक है, माने सहायक याग के बोधक है। ठीक है, कहते हैं बोधकत्वम तद अवबोधकत्व आकांक्षा विषयत्वम, कहते हैं उसमें अंग, तद माने अंगा अंगी अवबोधकत्व की आकांक्षा का विषयता लेकर के, ठीक, तत्वात एक वाक्यता, तत्वात माने परस्पर दोनों वाक्यों में आकांक्षा का विषय होने से उसमें क्या है? एक वाक्यता बन जाती है। देखो फिर से सुन लो इसको, दोनों वाक्यों का स्वतंत्र अर्थ है। 10 पूर्ण मासाभ्याम कामयोजित का स्वतंत्र और समिधोयत ईणोयत इत्यादि वाक्य का स्वतंत्र अर्थ है। ठीक है, वहां पर क्या है? अर्थवाद वाक्य का स्वतंत्र अर्थ नहीं है, एक प्रशंसा रूप अलग से अर्थ लिया गया है। यहाँ दोनों का स्वतंत्र अर्थ है। तो दोनों के स्वतंत्र अर्थ होने के बाद
फिर दोनों अपने अपने जगह स्वतंत्र अर्थ के बोधक हैं। फिर दोनों में आकांक्षा हुई। प्रधान को अंग की अपेक्षा है और अंग को अपने अंगी की अपेक्षा है। तो परस्पर आकांक्षा विचार से जो मिलते हैं, इसी को वाक्यिक वाक्यता कहते हैं। ठीक है। स्व उक्ते अर्थे भट्टपादाचार्य वाक्यम संवादयत। अपने कथन में कुमारिल भट्ट, आचार्य कुमारिल भट्ट के वाक्य को संपादयत, संवादयति, सम्यक वादयति माने उसको जो है उसमें सम्यक रूप से, उसको प्रमाण रूप से क्या करते हैं, अपने मतैक्य बोलते हैं। जो हमने कहा उसी में मत उनका भी है। अपने विचार से उनके विचार में एकता को दिखा रहे हैं कि जो हमने कहा है उसी बात को आचार्य कुमारिल भट्ट ने भी कहा है। क्या कहा है तो उसी को यहां लिख रहे हैं। प्रथमम स्वार्थ बोधम पर्यवसानम। कहते हैं पहले अपने अर्थ के बोधन में क्या है, पर्यवसानम। पर्यवसानम मतलब पर्यवसानम प्राप्तानाम वाक्यानाम। अपने अपने अर्थ को बोधन में सभी वाक्य क्या हो गए, पर्यवसित हो। ठीक है। वाक्यानाम पुनः क्या है, अंग अंगी भाव आदि अपेक्षा पुनर्मिलित्व। फिर बाद में अंगंगी भाव की अपेक्षा से पुनः आपस में मिल करके वाक्यिक वाक्यत्व संपदते, वाक्यिक वाक्यता को प्राप्त होते हैं। इत्यर्थः पदार्थ निरूपणम उपसंहरति। पदार्थ के निरूपण का उपसंहार कर दिया गया। पदार्थो निरूप्यते। पदार्थ का निरूपण जो है क्या है, ये इस प्रकार से निरूपण हो गया। चलिए इसे कल बतलाता हूँ। ठीक है। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।